हम आपको सुनवा रहे हैं देश की जानी मानी कथाकार किरण सिंह की कहानी ब्रह्मबाग का नाच। मैं गांव-गांव घूमकर नरसिम्हा और उसका बेटा की कथा सुनाता हूं, जबकि मेरी ये कथा अनोखी है। मेरे कहने का ढंग निराला है, फिर भी मैं लगातार असफल हो रहा था। निराशा के अकेलेपन में मैंने इस बार बहुत सोचा और पाया हम चाहकर कुछ भी बात कर लें, हमारी इच्छाएं अपरिचित और आदिम होती हैं। ये अपरिचित और आदिम इच्छाएं ही सारा खेल रच देती हैं। कथा यज्ञ अपनी सिद्धि में कथाकार की बलि मांगता है। मैंने इस खेल को समझा और अपनी बलि दे दी। मैंने कथा की सफलता के लिए अपने जीवन को किंवदंती बनाया। अनोखी कथा, निराला प्रस्तुतिकरण और कथाकार का विचित्र जीवन, मैंने इसका संयोग बिठाया। अब मैं एक कथाकार जिस रूप में मामूली होता, अपने से जुड़ी कहानियों का नायक हूं। अब जब मैं कथा सुनाता हूं, लोग सुनने आते हैं क्योंकि वे मुझे सुनने और देखने आते हैं। मैंने अपने बाबा से सुना था कि कथा की पहली पंक्ति आसमान की चील होती है, जो झपट्टा मारकर सुनने आए शिकार को दबोच ले और अपने साथ ले उड़े। इसलिए मेरी पहली पंक्ति होती है, ये एक सत्य कथा है। आगे मैं बताता हूं कि ये कथा मुझे कहां से मिली। साथियों, नरसिम्हा का बेटा, जिससे मेरा याराना था, उसी ने छोटी झाड़ियों और करेंदों से भरे बांस वन में ये कथा मुझे सुनाई थी। उसने अपनी मां के प्राणों की राख मूंज की रस्सी से बरगद के पत्ते से बांधकर मेरे हाथों में सौंपा और अपनी मरी हुई मां का हवाला देते हुए ये कथा जन जन तक सुनाने के लिए कहा। इस कथा का मुझ पर क्या असर है, ये बताते हुए वास्तव में मैं जनता को असर में लाने के लिए उनके चारों ओर विस्मय का रहस्यमय घेरा बुनता हूं। लोगों, उस दिन से आज तक मेरी भूख मरी हुई है। इस कथा के बारे में अंतिम बात सुनने वालों, मैं इस कथा को ही हाजिर नाजिर जानकर कहता हूं कि सिर्फ इस कथा को सुनाते समय ही मुझ में जान आती है। उत्तेजित जनता को मैं किस्से का सूत्र पकड़ा देता हूं। मुझे और मेरी कथा को लेकर आगे का किस्सा तमाशाई गिरते हैं। इस कथा को सुनने से मन में बैठा मौत का चोर भाग जाता है। इसलिए नरसिम्हा के बेटे ने जन जन तक इस कथा को फैलाने के लिए कहा। बरम बगवा सच कह रहा है। कथा सुनाने के लिए ही नरसिम्हा इसकी देह में जान डालते हैं, बाकी समय के लिए तो ये एक मुर्दा के माफिक है। कथा सुनाने के अलावा कभी किसी ने इसे हिलते डुलते नहीं देखा। इसे मुंह में दाना डालते भी किसी ने आज तक नहीं देखा। माने तो यही हुआ कि हवा बताश से इसकी सांस चलती है। मुझे ऐसे लोगों को कथा सुनानी थी जिनके पानी में भी किस्सा होता है। जैसे गांव वालों से कोई राह चलते पूछे, एक कौन गांव है बंधु? तो जवाब देंगे, पचपेड़वा गांव है, 5 जाति और पांडे जास्ती। किसी और ने पूछा, भैया मंदिर किधर है?
तो जवाब देंगे, मलेच्छ किधर से आते हैं? पश्चिम से ना। तो मंदिर पश्चिम में ना होगा, एकदम बुड़बक होगा। पचपेड़वा गांव के पश्चिम आबादी के बाद 3 मील तक हरे गेहूं और पीले सरसों के खेत हैं। इस पीले हरेपन के उस पार जटाओं वाले बरगद का पेड़ है। मैं इसी पेड़ के नीचे हूं, न बैठा रहता हूं न लेटा रहता हूं, पड़ा रहता हूं। गांव वालों ने मेरा नाम रखा है बरम बाघ, यानी बरगद के पेड़ के नीचे रहने वाला और कथा नाच दिखाने वाला ब्रह्म। मैं पेड़ के तने पर टेक लगाए, एक पांव आधा मोड़े हुए, दूसरा फैलाए हुए हूं। हथेलियां खुली हैं और सिर सीध में। जमीन में गोल गड्ढे पड़ गए हैं, जैसे मिट्टी में गगरा और कुल्हड़ रखने से बन जाते हैं। वर्षों से खुले में रहने से मेरी त्वचा हाथी की खाल की तरह की हो चुकी है। मेरे केश जटा बनकर बरगद की जटाओं के साथ जमीन पर फैले रहते हैं। मैंने अपने छिपाने के अंग पर बरगद के 2-4 पत्ते रखे हैं। वे पत्ते आड़े तिरछे हैं। सर्दियों में मेरे बदन पर इसी तरह पुआल और भूसा पड़ा रहता है, मानो ओसाए जा रहे धान से पुआल और भूसा झोंकों से उड़े हों और मेरे बदन से टकराकर लिपट गए हों। जब हवाएं किसी से टकराए बिना रहती हैं, जिस घड़ी हवा में मानुष गंध नहीं होती, उस घड़ी मैं धीरे धीरे आंख खोलता हूं। अपने पांव पर कतार बांधे जाते काले चींटों को देर तक देखता हूं। मुझे एहसास होता है, अरे गति है। मुंह में बरगद का नन्ना गोदा दबाए अपनी ओर टुकुर टुकुर देखती गिलहरी को देखते हुए मैं सोचता हूं, मासूमियत जिंदा है। बरगद की जटाओं पर झूला झूलती चिड़ियों में मुझे झूलते बच्चे दिखाई देते हैं। गिरगिटाओं की चींची करती भागती चिड़ियों से मुझे ये भूल चुकी बात याद आती है कि जिंदगी की जीभ खुरदरी 2 मुही होती है और हम कितना भी तेज भागें, इसके झपट्टे की जद में होते हैं। मेरी बाईं ओर बूढ़े बेल के पेड़ के नीचे टूटे ईंटों का चबूतरा है, जिस पर कांसे की थाली में छेद करके अंडाकार पत्थर रख दिया गया था। ये भैरव बाबा कई गांव के भैंस चराते बच्चों के बहुत काम आते हैं। वो इस तरह कि वे भैरव बाबा के कपार पर चढ़कर बेल तोड़ते हैं और उन्हीं पर पटक पटक कर बेल को फोड़ते हैं। उसके बगल नीम के पेड़ के नीचे एक मिट्टी की मूर्ति स्थापित है, जिसमें चपटे मिट्टी के लौदे को दबाने से कमर और गर्दन सी बन गई है। 2 पट रखी कौड़ियां आंखें हैं। उसके नीचे एक पट कौड़ी होठ, सीने पर 2 औंधे दीपक, कमर के नीचे एक खड़ी कौड़ी धसा दी गई है। सुदूर से आती देवी गीत के लरसते बोल सुनकर मैंने आंखें बंद कर ली हैं। मेरी माँ संझा पराती में देवी गीत गाती थी। मेरे आंसुओं से मेरे गालों पर जमी धूल की परत में धारियां और गोले बन जाते हैं। पूजा करने वाली महिलाएं एक दूसरे के कंधे से सटती हुई दूर से उंगली दिखाकर फुसफुसाती हैं। इसके मुहवा पर केंचुआ रेंगा है, चिड़ैया भी हक दी है। सही में खाली कथा कहने के बखत ही इसमें परान आते हैं। का सखी वे 6 ईंटों को जोड़कर चूल्हा बनाती हैं। सरसों के तेल में वे जल्दबाजी में पूड़ियां डालती हैं और उनके हाथ जल जाते हैं। दूब अक्षत जल चढ़ाने के बाद जब वे आंखें बंद करती हैं, उनकी ललाट के बीच बीच में मैं बैठा रहता हूँ। मुझे कोई बुला ही नहीं सकता। मैं जिंदों की बगल में रखा हुआ एक मुर्दा हूँ। पुजारियों की फेंकी हुई दूब, अक्षत, जल, सिंदूर और राख चारों दिशाओं में फैल चुकी है।
पहले पहर से तीसरे पहर तक की रात पर मेरी मनमर्जी चलती है। मैं ऐशो के बदन को धीरे से सीधा करके खड़ा होऊंगा, अंगड़ाई भी लूंगा। झुंड से बिछड़ी अपने साथियों को अनसुनी पुकार लगाती चिड़िया को उसी की आवाज में चढ़ाऊंगा। राजा के टीले के खंडर पर सैकड़ों बार दौड़ता हुआ चढ़ूंगा, फिसलता हुआ उतरूंगा। मैं लगातार कुछ भी बुदबुदाता रहूंगा। चिल्लाने का मन होता है तो कहता हूं सियार गर्दन मोड़कर मेरी ओर देखने लगते हैं। पानी, पेड़, देव, कीड़े सबको छूकर देखूंगा। बरगद के बाईं ओर के तालाब की मेड़ पर बैठकर चिकनी मिट्टी पोतूंगा। चमकती मछलियों संग पकड़म पकड़ाई खेलूंगा और तालाब को ओर छोर नाप डालूंगा। तीसरा पहर बीतने को है। अब मुझे भूख लगी है। दिन में पुजार ने बरगद के पत्तों के दोनों में गिनकर 5 पूड़ियां चना और गुड़ मेरे नाम पर रख जाती हैं। मैं ऐसे कई दोनों से आधा तो खा लेता हूँ। बची हुई पूड़ियां, चना और गुड़ बिखेर देता हूँ। अगले दिन की पुजारने कहती हैं, कुकुर चिड़िया नोच कर खाए हैं। बरम बघवा की सांस तो हवा बतास से चलती है। किसी होश वाले ने कथा कहने के समय के अतिरिक्त मुझे हिलते हुए नहीं देखा। इसलिए जब मैं कथा कहने के लिए नाचता हूं तो लोग अपना होश खो देते हैं। किसी ने कथा कहने के अलावा मुझे बोलते नहीं सुना। इसलिए जब मैं कथा कहने के लिए खड़ा होता हूं तो भीड़ की नसों में बहते रक्त की सतह पर मेरी आवाज बैठती चली जाती है। कल की रात नवमी की रात है, उस जनानी आवाज ने कहा था। आज गीत गाती हुई पुजारिनों ने देखा कि मेरे सिर पर माटा का झोंक यानी कि लाल चींटियों का छत्ता गिरा हुआ था। मेरे बदन पर माटा रेंग रहे थे। स्त्रियों के गीत हकलाने लगे थे। वे जल्द ही वापस लौटने लगीं। मैं अपने बदन से चिपके जहर की सैकड़ों सुइयों को अपने सुन्न होने से पहले हटाने जा रहा था। तभी एक हरे बांस सी स्त्री मुझे लौटती दिखाई दी। उसने पत्तों से पकड़कर मेरे बदन से चिपकी माटाओं को उखाड़ा, डंडी से बालों में फंसे माटाओं को झटक दिया। उसने मुझे छुआ नहीं था, उसकी सांस मुझे छू गई थी। उसकी सांस चलती तब तुलसी के जंगल पर हवा बहने लगती। मेरी सांस चलती तब 6 ईंटों के चूल्हे की राख में दबी आग धधक जाती। वो लौट गई थी। स्त्री के बिना जीवन जैसे सूखा गन्ना, न खाने के काम आए न चलाने के। मैं जोर से रोया था। हरे बांस सी स्त्री ने झुंड में शामिल होते हुए कहा, आज दिन में सियार काहे हुआ कर रहा है। मेरे बदन में डंक फंसे रह गए थे, किंतु मुझे कथा की तैयारी करनी है। राजा के टीले की ईंटें लाल से गेरू रंग की हो गई हैं। मैं बरगद के पत्तों पर उसके बुरादे इकट्ठा करता हूँ। पोखर किनारे धोबी पाट से सफेद रेह और खड़ियां बटोरता हूँ। जन्नी देवी के आगे जलते दीपक पर दूसरा दीपक उलट देता हूँ। जमी हुई कालिख में दीपक का तेल डालकर काजल तैयार करता हूँ। आज नवमी की रात, पहले पहर से तीसरे पहर तक मेरा रात चलेगा। ये सोचकर दर्द कम हो गया। मैंने बरगद से रगड़कर पीठ खुजलाई, पोखर में नहाया, पूरे बदन पर काजल और गेरू की तिरछी धारियां बनाई, घुली खड़िया मिट्टी से पूरे बदन पर बुंदकी बनाई, पोखर का चमकता सेवार बदन पर छींट दिया। बरगद की जड़ कमर के चारों तरफ लपेटकर पीछे गांठ बांधकर पूंछ की तरह लटकने के लिए छोड़ दिया। गांव वाले मेरा मार्ग जानते हैं। उस राह को बुहार कर गोबर से लीप दिया गया था। जहां मैं कथा सुनाता हूं, अब तक वहां हजारों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी होगी। ये भयभीतों की भीड़ है।
मारकेस लगे असाध्य बीमारियों की शंका में घुटते हुए, जिनके पास महामृत्युंजय का जाप और मन के डॉक्टरों के शुल्क के पैसे नहीं, वे मेरे पास आते हैं। वहम का इलाज दूसरा वहम होता है। मेरी कथा जनता के मन में बैठे आसन्न मृत्यु के वहम को छीनकर उन्हें उस घड़ी के टल जाने के वहम को पकड़ा देती है। उनमें असाध्य बीमारियों की शंका की जगह ये कथा ठीक हो जाने का विश्वास भर देती है। मेरी कथा सही करती है। मुझसे बेहतर इस बात को कौन जानता है कि मृत्यु के टल जाने पर विश्वास करना संसार का सबसे मूर्खतापूर्ण वहम है। बरम्बा की जय हो, बरम्बा की जय हो। मैं जय जयकार के बीच उछलकर चबूतरे पर चढ़ गया। ये रेत से भरे लंबे सूने सफेद नमकीन मैदान में पाकड़ के पेड़ के नीचे का ऊंचा चबूतरा। इस वृक्ष की शाखाएं तालाब के पानी पर लटकी हैं। छोटी पत्तियों वाले पाकड़ के पेड़ के नीचे उजाले पर अंधेरा बिंदी बिंदी नाचता है। तालाब के पानी की नीली झिलमिल झिलमिल लहरें मेरे बदन पर कांपती हैं। तेल में तैयार किए गए गेरू हरा, सफेद और रात से भी काला काला रंग है। सामने चलती हुई मशाल मेरे सीने पर लौ बनाती है। मैंने जानबूझकर ये पृष्ठभूमि चुनी थी। यहां मेरी कथा तिलस्मी लगती है। मुझे देखकर जनता में नशा छाने लगता है। सम्मोहित भीड़ नारा लगाती है, बरमबाग से सुन लो गाथा, मृत्यु भागे 100 बार, बरमबाग की हो जयकार, जय जयकार जय जयकार बेड़ा पार। मैं सिर हिलाते हुए हुंकार भरता हूं। गंभीर आवाज में नरसिम्हा और उसका बेटा की कथा शुरू करता हूं। बिरजापुर नगर की बात है, जहां आज भी क्वार और चैत मास की नवमी को बहुत बड़ा मेला लगता है। नगर के बाहर बसी बस्ती में एक भला मानुस शेर बहादुर रहता था। नवमी के मेले में शेर बहादुर के खानदान के लोग पीढ़ियों से बाघ का वेश धारण करके नाच दिखाया करते थे। उनके खानदान का ये बाघा नाच अद्भुत होता था। ये मेले का मुख्य आकर्षण था। कोई धार्मिक देवी मैया की सवारी समझकर श्रद्धा से, कोई रसिक कला समझकर प्रेम से रुपए लुटाता। धीरे धीरे उस मेले में छपरा और आरा जिले की मशहूर बाइयों और बंबई की नचनियों का डेरा जमने लगा। लोगों ने बाघा नाच की ओर पीठ कर लिया। आने वाले वर्षों में शेर बहादुर को अपना कर्तव्य दिखाने के लिए मेले की मुख्य भूमि से दूर पठारी टीले पर जगह दी गई। उस सूनी और ककरीली जगह पर कोई न जाता था। घर में दाना कैसे आए? शेर बहादुर की पत्नी ने कहा, देवी की असवारी का बाना धारण करके द्वारे द्वारे जाइए। शेर बहादुर ने कहा, हम लोग कलाकार हैं, भिखमंगे नहीं। वे अपने जीते जी खानदानी इज्जत और कला को मरने नहीं देंगे। उसकी पत्नी रात को पहली पहर बाहर निकलती, तालाब के किनारों पर अपने आप से उगा हुआ कर्मी का साग तोड़ती, खेतों में रह गए अनाज के दाने बटोरती, गाय भैंसों के गोबर उठाती, उस गोबर को चलनी में रखकर उस पर पानी गिराती, चलनी में रह गया गेहूं जो चना बीनती, पीसती और 3 रोटियां बनाती। शेर बहादुर कसाई की दुकान के पीछे जाता, बकरी की फेंक दी गई मूड़ गोड़ी ले आता, उसे पानी में उबालकर अपने 12 साल के बेटे को पिलाता। जब कपड़े साबुत न बचे तब कसाई की दुकान से बकरी की खाल भी आने लगी। बकरी की खाल सुखाकर ओढ़ना पहनना होता था। शेर बहादुर का बेटा नरसिम्हा मदद के लिए पहले अपनी माँ के साथ जाता, फिर पिता के साथ। वो सब देख रहा था और बगावती निकल रहा था। वो इस तरह की बातें करता, हम लोगों से डरते क्यों हैं? हम फेंकी हुई वस्तुएं क्यों लेते हैं? मैं रक्त से टपकती खाल नहीं ढोऊंगा, मैं गोबर में का अनाज नहीं खाऊंगा। कलाकार शेर बहादुर अपने बेटे का तेवर देखकर बहुत चिंतित हुए।
वे नरसिम्हा को लेकर पुरोहित और सोखा के पास गए। पुरोहित को बेटे की कुंडली दिखाई और सोखा को बेटे के लक्षण बताए। क्या कहा होगा नरसिम्हा के बारे में पुरोहित और सोखा ने? क्या नरसिम्हा अपने बगावती तेवर से किसी मुसीबत में फंसेगा या लोगों का जीना दूभर करेगा? ये सब जानने के लिए सुने कहानी ब्रह्मबाग का नाच एपिसोड 2।